अब ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई ना, ये ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। अब इनके अंदर स्कीम्स बहुत सारी हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट से स्मॉल कैप, ठीक है। अब जैसे इक्विटी फंड का एक स्मॉल कैप, अब स्मॉल कैप में आपको क्या मिलेगा, निप्पॉन का स्मॉल कैप, एचडीएफसी का स्मॉल कैप, एसबीआई का स्मॉल कैप, टाटा का स्मॉल कैप एंड सो ऑन। ऐसे अगर आप लार्ज कैप में देखोगे तो एक्सिस का लार्ज कैप, निप्पॉन का लार्ज कैप, एचडीएफसी का लार्ज कैप। बेसिकली एक एक जो स्कीम, एक एक जो कैटेगरी है ना, इसमें आप देखो हर एक फंड की एक स्कीम है, ठीक है। तो एक फंड की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती है। तो इन शॉर्ट अगर सिर्फ मैं स्कीम्स की बात करूं तो इंडियन मार्केट में 4000 स्कीम्स है ना। अब इक्विटी फंड है, इक्विटी मतलब क्या, बिजनेस, स्टॉक्स मतलब बिजनेस। तो प्रॉब्लम क्या है पता है, अभी जो लार्ज कैप फंड है वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा ना जो अपने इस्लाम के नजरिए से अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा मेरे को, मान लेते हैं आईटीसी में इन्वेस्ट करना है, एक लार्ज कैप फंड है आईटीसी में इन्वेस्ट करेगा। आईटीसी अपने को अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो सिगरेट है, जो इस्लाम में चलता नहीं है। तो इन पूरे 4000 स्कीम्स में से अगर आप देखो ना, तो सिर्फ 2 स्कीम ऐसी हैं जो शरिया कंप्लाइंट है, और उनका जो नाम है वो है, अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ शरिया वेल्थ। म्यूचुअल फंड वीडियो सीरीज में एक और एपिसोड लेके आपके सामने मैं हाजिर हूं, जिसमें अपने ये देखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। अभी तक हमने 2 एपिसोड डिस्कस किए हैं जिसमें हमने ये देखा है कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या है। अगर आप नए हैं तो शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड क्या है। मान लेते हैं आप किसी, आप प्लेन में बैठे हैं, आप कोई यात्री हैं जिसे कोई डेस्टिनेशन पे जाना है, तो जो पूरा प्लेन है एक्चुअली वो म्यूचुअल फंड है। आप उसके अंदर बैठे हैं एज ए इन्वेस्टर। जो फंड मैनेजर है वो पायलट है जो उस प्लेन को चला रहा है। उसके बाजू में को पायलट होता है, वो मेरा काम है, एडवाइजर का काम है, जो आपके साथ इस पूरी जर्नी में लगा रहेगा, कम्युनिकेट करता रहेगा, गाइड करता रहेगा। और बाकी जो एयर हॉस्टेस है, जो बाकी सब टेक्निकल टीम है, वो फंड मैनेजर की टीम है। तो इस तरीके से एक प्लेन है जिसमें आप बैठे हुए हो और वो प्लेन आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि म्यूचुअल फंड का काम है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, म्यूचुअल फंड का मतलब है कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना या इक्विटी में इन्वेस्ट करना। इसीलिए एक पॉपुलर लाइन भी आप हमेशा म्यूचुअल फंड की एड में देखते हो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो ये लाइन सुन के ना इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि भाई म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा रिस्क है, इसीलिए तो लोग हमेशा लाइन पुट करते हैं। लेकिन इस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में हम ऐसे म्यूचुअल फंड पे डिस्कस करेंगे जिसमें कोई रिस्क ही नहीं है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड का मतलब होता ही नहीं है कि डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना। ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो डेट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन होता है डेट और इक्विटी का, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये टाइप के म्यूचुअल फंड भी होते हैं। तो एक आम इंसान को जानना जरूरी है कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। उसके बाद ये डिस्कस करके हम ये भी देखेंगे कि शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड कौन से हैं, जिसमें अगर आप मुस्लिम हो तो आप कौन से फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये सब कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे पहले टाइप का जो म्यूचुअल फंड आता है ना, वो होता है लिक्विड फंड। लिक्विड फंड का मतलब ये होता है ना कि इसमें बिल्कुल इक्विटी एक्सपोजर होता ही नहीं है। ये लोग बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स हो गए या फिर कमर्शियल पेपर्स हो गए, इसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं लिक्विड फंड में, लिक्विड फंड वाले। तो और जिसका जो मैच्योरिटी रहता है वो 91 डेज का होता है। मतलब अगर कोई इन्वेस्टर ऐसा है जिसे बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म में पैसा रखना है और बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए, तो लोग लिक्विड फंड को ले सकते हैं। लिक्विड फंड वो इन्वेस्टर के लिए बेहतर होता है जिनको अप टू 6 मंथ्स अगर उनको पैसा रखना है, तो ये बेहतर होता है। और अगर आप इसके रिटर्न की बात करें तो इसके रिटर्न करीब करीब अप टू 7% के आसपास आप लिक्विड फंड में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इसमें कोई भी इक्विटी एक्सपोजर नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं या फिर ट्रेजरी बिल्स वगैरह होते हैं, जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी मैच्योरिटी बहुत कम होती है, उनमें ये लिक्विड फंड इन्वेस्ट करते हैं। तो ये पहले टाइप के फंड हो गए लिक्विड फंड। जो दूसरा फंड कहलाएगा वो है डेट फंड्स। अब डेट फंड्स एज द नेम सजेस्ट, ये लोग भी बिल्कुल इक्विटी एक्सपोजर नहीं करते हैं। जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज होते हैं, या फिर जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं जो फिक्स टाइप का इंटरेस्ट देते हैं, उसमें ही ये डेट फंड इन्वेस्ट करते हैं। इसमें अगर आप रिटर्न देखोगे तो 7 to 10% तक का रिटर्न इसमें बन सकता है। और कौन से इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? जिनका 6 महीने का नजरिया है वो तो लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करेंगे। जिनका नजरिया अप टू 3 ईयर्स है, बोल सकते हो आप, अप टू 3 ईयर्स अगर है, तो वो टाइप के इन्वेस्टर डेट फंड में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। अगेन इसमें कोई भी एक्सपोजर नहीं है इक्विटी का, इसके लिए उसमें कोई भी जो वॉलिटिलिटी का जो रिस्क होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जो इन्वेस्टर है जिनको नजरिया ज्यादा लंबा नहीं है, वो लोग इस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। तो जो तीसरा जो फंड आता है वो होता है इक्विटी फंड। हम लोग म्यूचुअल फंड को सिर्फ इक्विटी फंड के नाम से जानते हैं, ये कैटेगरी भी है। अब जो तीसरा फंड है वो अपना बनता है इक्विटी फंड। अब इक्विटी फंड का मतलब होता है कि ऐसे म्यूचुअल फंड जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी है। अगर उसमें मैं बोलूं तो एक फंड होता है लार्ज कैप फंड, एक होता है आपका मिड कैप फंड, और एक होता है आपका स्मॉल कैप फंड। अब इसमें अपन जल्दी से बात करेंगे कि मिड कैप फंड, लार्ज कैप फंड और स्मॉल कैप फंड क्या होता है, क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, देखिए अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप देखो ना, जो टॉप 100 कंपनीज हैं, टॉप 100 कंपनीज, इनको ना लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं। ठीक है, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप 100 है। अब इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो ऐसे जो टॉप रहेंगे 100, वो लार्ज कैप कंपनीज कहलाती हैं। तो अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं,
ठीक है, तो आपका जो टॉप 100 कंपनीज है उसमें आपको एक्सपोजर मिलता है। जो फंड मैनेजर है वो डिसाइड करता है कि 100 में से आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। अगर आप मिड कैप फंड की बात करें तो जो 100 से लेके जो 250 तक होती है, 100 से लेके जो 250 के बीच में जो कंपनियां होती है ना, ये वाली 150 कंपनियां, इसको मिड कैप फंड, मिड कैप कंपनीज बोलते हैं। तो फंड मैनेजर क्या करता है, अगर आप मिड कैप फंड चूज करोगे तो इनमें से कोई कंपनी को चूज करता है। और जो स्मॉल कैप मतलब होता है कि जो छोटी कंपनियां होती हैं, जो 250 से लेके जितनी भी स्टॉक मार्केट ट्रेड में ट्रेड होती है ना, वो कंपनियों को स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप फंड में जाते हो तो वो केस में जो छोटी कंपनियां हैं उनमें फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। अब सीन ऐसा है ना कि एक आम इन्वेस्टर क्या करता है, उसको ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप फंड ही बेहतर है या स्मॉल कैप कंपनियां ही बेहतर है, बट ऐसा नहीं होता है। साइकिल्स, मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किया था साइकिल, कि हर बार स्मॉल कैप ही अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। वीडियो नंबर 2 में डिस्कस किया था मैंने, एपिसोड नंबर 2 में। कभी मिड कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसीलिए इन ऑब्वियस सी बात है, अपना एक रिस्क टॉलरेंस भी है। जो लार्ज कैप में जा रहे हैं वो रिलेटिवली सेफ है, क्योंकि बड़ी कंपनियां हैं तो इसमें वॉलेटिलिटी वगैरह कम होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब वॉलेटिलिटी कम होती है तो थोड़ा रिटर्न भी कम बनता है। मिड कैप है, वॉलेटिलिटी थोड़ा ज्यादा होती है, थोड़ा ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, लेकिन रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। स्मॉल कैप में रिटर्न और ज्यादा बनता है, लेकिन रिस्क उससे ज्यादा बढ़ जाता है। तो अभी जो इन्वेस्टर अभी मार्केट में जो चल रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, उनका तो सिर्फ एक ही फोकस है कि हमको तो रिटर्न चाहिए, इसलिए हम लोग को स्मॉल कैप में जाना है ना। बट मार्केट की सिचुएशन ऐसा नहीं रहती है। जब भी कोविड का क्राइसिस आ गया या जब मार्केट में बड़ी क्रैश आती है ना, तो लार्ज कैप फंड आप देखो 10-15% ड्रॉडाउन होता है, वेरेज मिड कैप स्मॉल कैप में आप देखो 40-50% तक के ड्रॉडाउन होता है। तो चूज करना पड़ता है भाई आपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कि आपको कौन से फंड में जाना है, लार्ज कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, स्मॉल कैप में जाना है। जो भी आपका एडवाइजर रहेगा वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर सकता है। ये इक्विटी फंड है। इसमें एक कैटेगरी बनती है, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफाइड फंड। ठीक है, आप डाइवर्सिफाइड में भी अगर देखा जाए ना तो दो कैटेगरी बनती है। एक होता है आपका मल्टी कैप और एक होता है आपका फ्लेक्सी कैप। ठीक है, अब मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप का क्या मतलब होता है, ये एक्चुअली मेरे ख्याल से ना बेस्ट फंड होते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर। क्योंकि मल्टी कैप में क्या होता है और फ्लेक्सी कैप में ना, आप जो फंड मैनेजर जो पायलट है ना, उसके हाथ में आपने जिम्मेदारी दे दी भाई कि अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन तो मेरा पैसा है तो लार्ज कैप में लगा, मिड कैप में लगा, स्मॉल कैप में लगा। ठीक है, और ऐसा जरूरी है क्योंकि जब स्मॉल कैप बहुत चल जाएंगे उसकी वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो पैसा वहां से निकल के लार्ज कैप में जाना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप चीप है। अगर लार्ज कैप ज्यादा चल रहे हैं तो पैसा वहां से मिड कैप स्मॉल कैप में जाना चाहिए। तो फंड मैनेजर के हाथ में फ्रीडम होता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, देखिए म्यूचुअल फंड का मेन फंडा क्या है कि भाई आप जब प्लेन में बैठे हो तो आप ये डिसाइड कर रहे हो कि जो पायलट है वो समझदार है और सब कंट्रोल उसको ही देना है। कल को अगर कोई टर्बुलेंस आता है, ठीक है, या कोई तूफान आ जाता है, तो आप ये नहीं करोगे कि भाई चल भाई किधर है, एयर हॉस्टेस को बोल दो कि ये क्या बोलते हैं वो, पैराशूट दे दे मेरे को, फ्लाइट से कूदना है ना। तो वैसा नहीं रहता है, आपने फंड मैनेजर को दे दिया, उसका काम है कुछ भी हो, मतलब प्लेन क्रैश भी होता रहेगा तो भी आप उससे बात, मतलब उस पर ही छोड़ दोगे आप काम, क्योंकि आप जानते हो कि वो काम आपसे बेहतर ही कर सकते हैं, है ना। तो वही चीज है। तो ये मेरे ख्याल से डाइवर्सिफाइड अप्रोच अच्छा होता है, जिसमें मल्टी कैप, इसमें मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में क्या है कि ये ना, फ्लेक्सी कैप में पूरी फैसिलिटी है फंड मैनेजर को, भाई तेरे को जो करना है कर। अगर उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को 60-70% स्मॉल कैप में करना तो भी चलेगा, अगर उसको लगता है स्मॉल कैप चीप है तो। या अगर स्मॉल कैप एक्सपेंसिव है, उसको लगता है कि लार्ज कैप में करना चाहिए, उसमें कर देगा। तो मतलब सिर्फ फ्लेक्सी कैप है, मतलब कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वेयर इफ यू टॉक अबाउट द मल्टी कैप, इसमें ना एटलीस्ट 25% पर कैटेगरी में होना ही चाहिए। एटलीस्ट 25% पर कैटेगरी में आपका होना चाहिए, मतलब 25% लार्ज कैप में होना चाहिए, 25% मिड कैप में होना चाहिए, 25% स्मॉल कैप में होना चाहिए। ठीक है, अभी दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज है। एक तो फ्लेक्सी कैप में एक एडवांटेज है कि आपने पूरा ही दे दिया उसको, पायलट के हाथ में सब कुछ है तो वो अच्छे से कर लेगा। और मल्टी कैप में ये है कि भाई कभी कभी वो भी तो इंसान है ना, भावनाओं में बह ना जाए, इसलिए एक रेस्ट्रिक्शन भी लगा देते हैं, भाई तेरे को जो करना है कर, लेकिन कम से कम 25% इसमें, 25% इसमें लगा, और बाकी तेरे को जो करना है कर। तो ये कैटेगरी है। अगर आप इक्विटी फंड में जाते हो ना तो यू कैन एक्सपेक्ट अप टू 15% रिटर्न। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, विद डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर, ये जो रिटर्न है कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है। तो ये आपका बन जाता है आपका इक्विटी फंड। और एक जो कैटेगरी बनती है वो बनती है आपकी थीमेटिक फंड, या फिर आप बोल सकते हो उसको सेक्टोरल फंड। ठीक है, और जो अपने जो शरिया फंड है ना, वो ये वाली कैटेगरी में आते हैं। तो इसको अपने को थोड़ा सा कवर करना है, लेकिन एक काम करते हैं, पहले अपन बाकी कैटेगरी यहाँ कवर कर लेते हैं। एक दो कैटेगरी और बची हुई है, उसको कवर करने के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे कि कौन से जो शरिया कंप्लाइंट कौन से फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ना, वो आपका बनेगा नंबर 4 जो कैटेगरी है ना, वो है आपका बैलेंस्ड फंड। ठीक है, अब बैलेंस फंड का क्या मतलब होता है कि ऐसे फंड जो डेट और इक्विटी दोनों में एक्सपोजर लेते हैं। ठीक है, देखो, लिक्विड फंड, डेट फंड, ये कौन सी कैटेगरी है, ये भाई प्योरली मतलब फिक्स इंटरेस्ट वाले प्रोडक्ट्स हैं ये। ठीक है, तो जैसे एफडी टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो ये है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें रिटर्न भी कम है, रिस्क भी कम है। उसके बाद एक इक्विटी फंड कैटेगरी आती है जो फुल पूरा अपना एक्सपोजर इक्विटीज में लेता है। इक्विटीज मतलब शेयर्स, स्टॉक्स। एक फंड ऐसे भी आते हैं ना जो बैलेंस फंड कैटेगरी होती है, इसमें क्या होता है पता है, इसमें ना इक्विटी मतलब स्टॉक्स और डेट का कॉम्बिनेशन होता है।
इसको बोलते हैं बैलेंस फंड। अब इसमें बहुत सारी कैटेगरीज और भी होती है, मतलब अगर इक्विटी का एक्सपोजर कितना 60%, 70%, डेट का कितना 20%, 30%, तो मतलब बेसिकली दिस इज इक्विटी डोमिनेटेड फंड। डेट अगर ज्यादा है तो डेट डोमिनेटेड फंड है, तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड ये होता है। अब जनरली अगर आप इक्विटी फंड देखोगे ना, एटलीस्ट मोर देन 3 इयर्स एटलीस्ट आपका नजरिया होना चाहिए। ठीक है, पहले तो ऐसा था कि मोर देन 5 इयर्स होना चाहिए था। आगे चल के जब रिस्क अपन रिस्क वाले वीडियो में देखेंगे कि कितने साल इन्वेस्ट करने के बाद, मेरे ख्याल से नेक्स्ट चौथे वीडियो में यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वाले, कि कितने साल इन्वेस्ट करने के बाद आपका रिस्क जीरो हो जाता है। ठीक है, तो वो एटलीस्ट 5 साल है। 5 साल के बाद अगर आपने 5 साल का एटलीस्ट आपका नजरिया है ना, तो इक्विटी फंड में रिस्क ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, प्रोबेबिलिटी। बट अब मोटा मोटा, लेकिन अभी की सिचुएशन देख के अगर आपका 3 साल के ऊपर का नजरिया है तो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर इक्विटी फंड। और अगर बैलेंस फंड का अगर 3 साल से आपका कम नजरिया है तो बैलेंस फंड में आप अपना व्यू ले सकते हो। बैलेंस फंड अगेन आपको 10 से 12% का रिटर्न बन सकता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर प्योरली आपका डेट है तो 7% का रिटर्न है, प्योर इक्विटी है तो 15% का है। इट्स अ कॉम्बिनेशन, सो अराउंड 10 से 12% का आपका बन जाएगा। एंड अप टू 3 इयर्स अगर आपका नजरिया है तो यू कैन डेफिनेटली कंसीडर बैलेंस फंड। प्लस वो लोग भी बैलेंस फंड में डालते हैं। अब जैसे एग्जांपल देता हूं, आप बोलोगे कौन डालता है डेट फंड में या बैलेंस फंड में, तो मुझे किसी का ऐसा है कि भाई अभी 1 साल बाद अपने को फंड की रिक्वायरमेंट है, बच्चों की शादी करनी है, तो वो केस में आप क्या करोगे? बेटर यू गो फॉर द डेट फंड्स और यू कैन गो फॉर द बैलेंस एडवांटेज फंड। आपने एसआईपी कम कर ली, 20 साल तक एसआईपी कर ली आपने, और मान लेते हैं कि 15 साल तक कर ली, अब नेक्स्ट 5 साल में या नेक्स्ट 2 साल में आपको पैसे की जरूरत है, तो वो इक्विटी से लोग शिफ्ट करके बैलेंस फंड में जाते हैं। तो इस तरीके से इसका बेनिफिट ले सकते हो। नेक्स्ट जो कैटेगरी बन जाती है ना, वो आपकी बनती है ईएलएसएस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो जो सेक्शन 80C में जो आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए रहता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर टैक्स बेनिफिट के लिए कोई म्यूचुअल फंड बताओ। तो टैक्स बेनिफिट के लिए अगर आपको म्यूचुअल फंड चाहिए जो सेक्शन 80C में आता है, वो ईएलएसएस है। ठीक है, तो ईएलएसएस में अलग अलग ईएलएसएस एक कैटेगरी है, उसमें बहुत सारे फंड्स होते हैं, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। इसका भी रिटर्न आप बोल सकते हो अराउंड 14-15% के आसपास ही बनता है, क्योंकि ये भी तो इक्विटी स्कीम है, मतलब इसमें डेट नहीं होता है, इक्विटी स्कीम है। तो 14-15% रिटर्न बनता है। तो ये ईएलएसएस कैटेगरी आपकी बन जाती है, जिसमें आप टैक्स बचाने के लिए सेक्शन 80C के अंदर अगर आपको फंड लेना है तो आप ये वाले कैटेगरी में फंड ले सकते हो। अब ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई ना, ये ब्रॉडर कैटेगरीज हैं। अब इनके अंदर स्कीम्स बहुत सारी हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट से स्मॉल कैप। ठीक है, अब जैसे इक्विटी फंड का एक स्मॉल कैप, अब स्मॉल कैप में आपको क्या मिलेगा? निप्पॉन का स्मॉल कैप, एचडीएफसी का स्मॉल कैप, एसबीआई का स्मॉल कैप, टाटा का स्मॉल कैप एंड सो ऑन। ऐसे अगर आप लार्ज कैप में देखोगे तो एक्सिस का लार्ज कैप, निप्पॉन का लार्ज कैप, एचडीएफसी का लार्ज कैप। तो ये पूरी वैसी कैटेगरी बनती है, मतलब बैलेंस एडवांटेज, मतलब बेसिकली एक एक जो स्कीम, एक एक जो कैटेगरी है ना, इसमें आप देखो हर एक फंड की एक स्कीम है। ठीक है, तो एक फंड की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स होती है। तो इन शॉर्ट अगर सिर्फ मैं स्कीम्स की बात करूं तो इंडियन मार्केट में 4000 स्कीम्स है। ठीक है, इंडियन मार्केट में सिर्फ स्कीम करूं तो 4000 की स्कीम है, क्योंकि एक जो फंड है, जैसे एक फंड मान लिया एसबीआई का फंड है, एसबीआई के फंड में हर एक कैटेगरी का एक उसने स्कीम, हर एक स्कीम का हर एक कैटेगरी की उसके पास एक स्कीम है। एचडीएफसी की हर एक कैटेगरी की एक स्कीम है। तो इस तरीके से आप पकड़ो ना, तो 4000 टोटल बन जाते हैं। अब मसला यह आता है ना कि अगर आप बीइंग अ मुस्लिम टारगेट सोच रहे हैं, तो प्रॉब्लम इसमें यह है कि आप इंटरेस्ट लेना और देना अपने लिए तो अलाउड नहीं है। इसका मतलब है कि ये कैटेगरी के जो फंड्स हैं, लिक्विड फंड, डेट फंड, तो अपने लिए ऐसे ही खत्म हो जाते हैं कि आप इसमें तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, बैलेंस एडवांटेज फंड में भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन वहां पे डेट का कंपोजिशन आ जाता है। अब जहां तक ईएलएसएस की बात है, अगेन उसमें भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि सीन क्या है, आप लोग ईएलएसएस तो कर सकते हैं क्योंकि इक्विटी फंड है। वैसे ही अगर आप यहां पे भी देखो, आप लार्ज में नहीं कर सकते, स्मॉल में नहीं, इसमें नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, इसमें एक दो फंड है जो अपन कर सकते हैं, ये सब में नहीं कर सकते। क्वेश्चन याद, आप बोलोगे क्यों नहीं कर सकते, है ना? अब इक्विटी फंड है, इक्विटी मतलब क्या? बिजनेस, स्टॉक्स मतलब बिजनेस। तो प्रॉब्लम क्या है पता है, अभी जो लार्ज कैप फंड है वो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा ना जो अपने इस्लाम के नजरिए से अलाउड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो बोलेगा मेरे को, मान लेते हैं आईटीसी में इन्वेस्ट करना है, एक लार्ज कैप फंड है आईटीसी में इन्वेस्ट करेगा। आईटीसी अपने को अलाउड नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो सिगरेट है, जो इस्लाम में चलता नहीं है। अब ये फंड बोलेगा मैं एचडीएफसी में इन्वेस्ट करूंगा, एचडीएफसी बैंक में, तो एचडीएफसी बैंक में आप इन्वेस्ट कर पैसा ले नहीं सकते। तो इसके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड एज अ कैटेगरी इज अलाउड फॉर अस, बट प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर भी फंड को आपको चुनिंदा फंड लेने पड़ेंगे। तो इन पूरे 4000 स्कीम्स में से अगर आप देखो ना, तो सिर्फ 2 स्कीम ऐसी हैं जो शरिया कंप्लाइंट है, और उनका जो नाम है वो है, एक तो है टाटा एथिकल फंड, ये एक शरिया कंप्लाइंट फंड है। लोग पूछते रहते हैं सर शरिया कंप्लाइंट का नाम बता दो, तो नाम बता देता हूं। एक टाटा एथिकल फंड है और दूसरा है टॉरस एथिकल फंड। तो ये दो जो स्कीम्स है ना, और एक एक्चुअली एक निपॉन का शरिया भी ईटीएफ भी है, टॉरस एथिकल फंड, और एक निपॉन का शरिया ईटीएफ भी है। ठीक है, वो भी है, बट मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं है। उसके लिए किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये जो फंड है ना, शरिया फंड है। अब अगर इनकी कैटेगरी आप देखोगे ना, तो इनकी कैटेगरी कौन सी बनती है? इनकी जो कैटेगरी है ना, वो ये कैटेगरी में आते हैं लोग, थीमेटिक कैटेगरी और सेक्टोरल फंड। और अगर आप इसका डिस्क्लेमर या डिस्क्लोजर देखोगे ना, तो दिस कैटेगरी इज कंसिडर्ड टू बी हाई रिस्क कैटेगरी। ठीक है, मतलब एक तो इक्विटी फंड्स में, ऐसे म्यूचुअल फंड में रिस्क है, ये वाले तो ठीक है, ये तो रिस्क नहीं है और इसमें रिवॉर्ड भी नहीं है। ठीक है,
रिस्क रिवॉर्ड पे, और इसमें क्यों रिस्क वगैरह अपन आगे वीडियो में बात करेंगे। तो एक तो म्यूचुअल फंड में रिस्क है, और ऊपर से अगर आप बोलो कि जो इक्विटी फंड है, सेक्टोरल फंड है, थीमेटिक फंड, उसमें तो और ज्यादा रिस्क है। उसका रीजन क्या है, देखो ना, अब सेक्टोरल फंड का क्या मतलब होता है कि वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे सेक्टर क्या हो गया, मान लेते दवाई है ना, तो अब उसमें कौन सी है, सब दवाई बनाने वाली कंपनी एक सेक्टर में आ जाएगी, जैसे सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन वगैरह सब कुछ, तो ये एक सेक्टर हो गया। तो अगर कोई फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। अब थीम क्या है, एक्चुअली थीम क्या है, हेल्थ केयर इज अ थीम, है ना, मेन थीम क्या है, ये जो हेल्थ केयर बोल सकते हो आप, हेल्थ केयर क्या है, आपका थीम है, ठीक है, ये थीम है, बराबर। इस थीम के अंदर अगर आप बोलो तो सेक्टर कौन सा है, ये सेक्टर मेडिसिन है बेसिकली देखा जाए तो, बराबर। तो अगर सेक्टोरल फंड की आप बात करो तो बहुत रिस्की है, क्योंकि एंड इनफैक्ट थीमेटिक फंड भी रिस्की है, क्योंकि अब थीमेटिक फंड में क्या है कि उसमें हॉस्पिटल्स भी आ गए, है ना। सेक्टर फंड में क्या आया कि भाई खाली मेडिकल कंपनियां, अब थीमेटिक में क्या है, पूरा थीम, तो उसमें हॉस्पिटल्स भी आ गए, उसके बाद उसमें मेडिसिन भी आ गई, है ना। अब कोई बोलेगा सर फिर जो सेक्टोरल फंड है, फार्मा फंड या हेल्थ केयर फंड फार्मा, वो अलाउड क्यों नहीं अपने को, क्योंकि उसमें क्या है, उसमें कुछ हॉस्पिटल कंपनी आएगी, उसमें मेडिसिन कंपनी, उसमें इंश्योरेंस कंपनियां भी आएगी, है ना, क्योंकि जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, क्योंकि थीम थीम का पार्ट बन गई ना वो तो इंश्योरेंस अपने को अलाउड नहीं है। इसके लिए भले कोई सेक्टर थीम, और हो सकता है कि उसमें कोई कंपनी ऐसी आ जाए जो जिसपे ज्यादा कर्जा हो, तो इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो, इसलिए एज अ थीम वो आपको फिर वो फंड अलाउड नहीं होता है। जैसे आईटी है, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आईटी फंड में क्या प्रॉब्लम, आईटी का सब काम अच्छा है, कंपनी अच्छा है, बट उसमें मैंने एक देखा था भारतीय एयरटेल, आईटी फंड में भारतीय एयरटेल, टेलीकॉम का ही काम है ना उसका भी, बट प्रॉब्लम क्या है कि भारतीय एयरटेल पे कर्जा बहुत ज्यादा है। अब जब कर्जा बहुत ज्यादा है तो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देते हैं, इसके लिए वो अलाउड नहीं है। जब वो भारतीय एयरटेल अलाउड नहीं है, इसलिए सेक्टोरल फंड में अगर आप बोलो आईटी का फंड, फिर वो अपने को अलाउड नहीं है, बराबर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको हाई रिस्क कैटेगरी बोलते हैं, थीमेटिक फंड को, सेक्टर फंड को, क्योंकि एक जब सेक्टर चलता है ना, साल 2 साल 3 साल बहुत बढ़िया चलता है, और उसके बाद वो सेक्टर ना रुक जाता है, 2-3 साल चलता ही नहीं है ना। इसलिए एज ए इन्वेस्टर मैं तो अवॉइड ही करने बोलता हूँ भाई कि सेक्टोरल फंड मतलब ऐसा पकड़ो ही मत, आईटी फार्मा, क्योंकि ये जब चलेंगे तो बहुत चलेंगे, जैसे आजकल चल रहा है कौन सा, रेलवे, इंफ्रा, पावर, लेकिन जब वो सो जाएंगे ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसलिए डाइवर्सिफाइड सही है ना। फंड मैनेजर को आपने बोल दिया भाई तेरे को क्या अच्छा लगता है, रेलवे अच्छा लगता है, वो ले लेगा। कल को जब उसको लगता है नहीं यार रेलवे ठीक नहीं चल रहा, इंफ्रा ठीक लग रहा है, तो इंफ्रा ले लेगा। तो इस तरीके से तो अपने जो टाटा टॉरस के जो फंड है ना, इनको हाई कैटेगरी बोला गया क्योंकि इनको थीमेटिक कैटेगरी में डाला गया, क्योंकि एक्चुअली आप समझो ना, थीमेटिक कैटेगरी का मेन क्या है, आईटी थीम। अब आईटी थीम में क्या आ रहा है, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनियां भी आ रही है, आईटी हार्डवेयर कंपनियां भी आ रही है, आईटी टेलीकॉम कंपनियां भी आ रही है, तो ये थीम डेंजरस है, क्योंकि थीम जब चलेगी सब चलेगी। अब जो शरिया थीम है ना, वो भी थीमेटिक कैटेगरी है, क्यों, थीम है एक शरिया की। ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करो जो इस्लाम के दायरे में रह के काम करती हैं, जो इंटरेस्ट में इन्वॉल्व नहीं है, जिसके बिजनेस जायज है। तो ये जो थीम है ना, ये एक्चुअली बहुत बड़ी कैटेगरी है। उसमें आईटी कंपनियां भी आती है, फार्मा भी आती है, एफएमसीजी में आती है, इंफ्रा भी आती है, सब कुछ आती है। इसलिए उसको थीमेटिक फंड बोलने से अच्छा मेरे ख्याल से डाइवर्सिफाइड बोल दो, है ना। क्यों, बोले टीसीएस ले लिया, आईटी कंपनी लार्ज कैप है, मे बी बिरला सॉफ्ट ले लिया, आईटी कंपनी है मिड कैप है ना। ऐसा टाइनला प्लेटफॉर्म ले लिया, आईटी कंपनी है स्मॉल कैप है। तो थीमेटिक में डाला इसको क्योंकि थीम है, बट देखा जाए तो इट्स अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। तो मेरे ख्याल से अगर आप इन्वेस्टर हैं तो दीज टू स्कीम्स यू कैन डेफिनेटली कंसीडर। रिटर्न यू कैन एक्सपेक्ट इज अप टू 15% बिकॉज दे बिलोंग टू इक्विटी कैटेगरी। रिस्क बहुत ज्यादा इसमें नहीं है, रिस्क उसमें वही है जो बाकी आपकी जो बाकी इक्विटी रिलेटेड जो स्कीम्स है उसमें जो रिस्क है, उसमें भी इसमें भी यही रिस्क है। और तो 4000 स्कीम में से ये 2 स्कीम फिलहाल ऐसी हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे चल के होपफुली और स्कीम्स भी हैं, लाइंड अप हैं, कुछ से हमारी बात चल रही है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, दे आर प्लानिंग टू लॉन्च देयर स्कीम। तो आई थिंक ओवरऑल एज ए इन्वेस्टर मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो उसमें किसको आप कंसिडर कर सकते हो, किसमें कितना रिस्क है, किसमें कितना रिटर्न है, ये कंप्लीट एनालिसिस हो गया दोस्तों। अब जो नेक्स्ट फंड है वो है गोल्ड कैटेगरी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड सिर्फ डेट और इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, बट ऐसे फंड्स भी हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो जितना गोल्ड का वैल्यू ऊपर नीचे होता है उसी हिसाब से इस फंड में फ्लक्चुएशन होता है। तो अगर आपको गोल्ड एज इन्वेस्टमेंट लेना है और आगे चल के आप बच्चों के लिए लेना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाह रहे हैं, तो फिजिकल गोल्ड कैरी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आप कहाँ रखोगे, बहुत सारे मसले उसमें। तो आप ये गोल्ड ले सकते हो, और जब चाहिए, जब एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, तो इस गोल्ड को आप बेच के रियल गोल्ड भी ले सकते हो। तो इस टाइप के फंड्स भी हैं जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और पेपर एसेट है, तो ये टाइप के भी फंड है जिसको आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। जहां तक रियल एस्टेट की फंड की बात है, वो अभी इतने ज्यादा पॉपुलर है नहीं, बट चर्चा चल रही है कि उससे रिलेटेड भी कुछ कैटेगरी बन के आए, कुछ है भी, लेकिन अभी उतने पॉपुलर नहीं है, इसलिए बात करके कोई मतलब नहीं है। बट आगे चल के वो भी एक अच्छा ऑप्शन बनेगा जब म्यूचुअल फंड रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करेंगे। तो वो क्या, अब वो शरिया कंप्लाइंट है नहीं है, वो किस हिसाब से आएंगे मार्केट में, क्या लेके आएंगे, वो देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ जाता है कि गोल्ड के ईटीएफ है, म्यूचुअल फंड की बात है, इसमें काफी लोगों का जो उल्मा है उनको वो इसको जायज करार देते हैं। तो आप इसको भी डेफिनेटली मेरे ख्याल से कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, शरिया कंप्लाइंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो थ्रू आउट दिस जर्नी जब तक आप इन्वेस्टेड हैं, आपको मेरी तरफ से गाइडेंस मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए उस लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए,
मैं आपसे एक 1-to-1 कॉल करूंगा, कन्वर्सेशन समझूंगा, आपको एक फाइनेंशियल प्लानिंग करके दूंगा, आप रिक्वायरमेंट समझूंगा और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, मैंने फंड्स आपको बता दिए हैं, ये 2 फंड्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, कहीं से भी इन्वेस्ट कीजिए। तो वो केस में एटलीस्ट आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जरूरी है दोस्तों, देखो ये मेरी आवाज सब तक पहुंचना जरूरी है, बिकॉज ये जो है ना, ये आज की दौर की रिक्वायरमेंट है। आज एक मुसलमान है ना, फाइनेंशियल चीजों को लेकर बहुत परेशान है, बहुत पीछे है, और लोगों को पता ही नहीं है कि ये सब चीजें भी होती हैं। तो इस मेरी आवाज को आप पहुंचाइए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, है ना, तो नॉलेज तो मैंने आपको दे दिया है, तो एटलीस्ट दुआ में याद रखिए, है ना, हमारे काम के लिए, और इससे एटलीस्ट मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, गाइडेंस, ये सब काम करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत ही जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ। टॉपिक होगा कि रिस्क क्या है ना, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या है, म्यूचुअल फंड वाले अपना क्यों बताते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये सब चीजें क्या है, ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।